Good morning, good afternoon, good evening. Welcome again to Unit 5 Organizing. So, in continuation, today we will be discussing the next topic of this chapter, and that is delegation. Delegation, simply we have heard this word many times कि अपना काम इसको delegate कर दो, कुछ delegations आ रखे हैं. तो हम ये देखते हैं कि delegation में किसी particular काम को किसी दूसरे को देने की बात हो रही होती है. So here also उसी literal meaning से हम इसका आगे meaning discuss करेंगे. देखिए, अब आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देखिए. यहाँ पे देखिए, एक आदमी ग्लोब को उठा के खड़ा है दोनों हाथ से और उसकी हालत खराब हो रही है अकेले उसे उठाने में. और ये है विदाउट डेलीगेशन, क्योंकि सारा काम ही अकेले कर रहा है. दूसरी पिक्चर में वही आदमी अर्थ को उठाने के लिए दो लोगों को उसने और लगा दिया. अब आराम से एक हाथ से उस ग्लोब को पकड़े वो खड़ा हुआ है, एंड सो कोजीली, बड़े आराम से. सो इस तरीके से डेलीगेशन, अगर आप अपने काम को लोगों में बांट के करते हैं तो आपको ज़्यादा ईजिली और स्मूथली उस काम को करने में हेल्प मिलती है. इसी तरह से दूसरी पिक्चर देखेंगे, एक बॉस खड़ा है और कुछ काम अपने 3 सबऑर्डिनेट्स को वो दे रहा है. एक तरीके से तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो. तो ये जो दोनों पिक्चर्स हैं, इससे हम थोड़ा-सा अब इसका मीनिंग जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे. So delegation refers to the downward transfer of authority from a superior to a subordinate. ये जो दूसरी पिक्चर नीचे है इसमें साफ दिख रहा है कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ काम दे रहा है. तो डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, यानी डेलीगेशन के मीनिंग में ये टर्म लिखना जरूरी है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी. क्योंकि अथॉरिटी ट्रांसफर है तो ऑब्वियस सी बात है कोई सुपीरियर ही अपनी अथॉरिटी को अपने जूनियर को ट्रांसफर कर रहा होगा. और सिंपल सा इसका पर्पस होता है अपने बर्डन को कम करने के लिए. बर्डन कम करने का मतलब ये नहीं कि वो खाली बैठेगा, वो खाली नहीं बैठेगा, वो और किसी इंपॉर्टेंट काम पे अपना कंसंट्रेशन दे पाएगा. सो वी कैन एक्सप्लेन डेलीगेशन एज इट रिफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट. नेक्स्ट, there are three elements of delegation: authority, responsibility and accountability. तो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं किसी भी काम को डेलीगेट करते समय, इन तीन एलिमेंट्स को हमें ध्यान रखना जरूरी है. तीनों का एक कंपैरेटिव मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है. देखिए, मीनिंग के बेसिस में ये बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बुक में जैसा है एज इट इज है. मीनिंग, राइट टू कमांड. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म an assigned task, and accountability का मतलब answerability for the outcome of the assigned task. यानी सिंपल से अगर हम बात करते हैं, किसी काम को करने के लिए जो आपके पास अधिकार है, यानी आपके पास जो अथॉरिटी है किसी को कमांड करने की, तो वो पहला एलिमेंट होती है डेलीगेशन का. ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क, आपको अगर कोई काम दे दिया गया है तो उसको पूरा करने की जो आपकी ड्यूटी बनती है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आंसरेबिलिटी, इसका मतलब कि अगर आपकी जवाबदेही है, वो जवाबदेही आपकी किसके प्रति है, आपने कोई काम करवाया तो उसकी जवाबदारी किसके पास रहेगी. तो किसी भी काम को करने की जवाबदारी जो होती है उसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं. डेलीगेशन, देखिए अब तीनों को देखेंगे. क्या अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है. भाई, जो भी सुपीरियर अपना काम अगर सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड अथॉरिटी भी उसको अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करनी पड़ेगी. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड. किसी सुपीरियर ने अगर अपना काम किसी सबऑर्डिनेट को दिया है तो उस सबऑर्डिनेट के पास उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबऑर्डिनेट को पूरी करनी पड़ेगी. लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि अब जो सुपीरियर है वो पूरी तरह से फ्री हो गया है. वो उसके प्रति काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी उसने अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर ली है. लेकिन इट इज ओनली बीइंग शेयर्ड. पूरी तरीके से सुपीरियर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को फ्री नहीं कर सकता. इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम कहते हैं इट कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल. अगर कोई सुपीरियर ने अपना बर्डन काम कम करने के लिए कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया है, उस काम की जवाबदारी जो है वो सुपीरियर की ही रहेगी. वो इस बात से अपने आप को साइड में नहीं कर सकता कि मैंने तो ये काम अपने सबऑर्डिनेट को दिया था, उसने गलत कर दिया. वो काम गलत हुआ है चाहे सही हुआ है, उसकी सारी की सारी जवाबदेही जो होगी वो सुपीरियर की ही रहेगी. ओरिजिन अथॉरिटी जो है अराइज फ्रॉम फॉर्मल स्ट्रक्चर. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही पता होता है कि कौन मैनेजर है, कौन सुपीरियर है. सुपीरियर की अपनी अथॉरिटी उसको दी गई होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, यानी आपको काम के लिए सबऑर्डिनेट को जो अथॉरिटी के साथ जिस काम को करवाना है उस काम से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट
की जाती है। यानी अगर आपने अथॉरिटी दी है कि उस काम करने के लिए, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने डेलीगेट कर दी है। एंड अकाउंटेबिलिटी अराइज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो तीनों कनेक्टेड है। जो अथॉरिटी है वो तो फॉर्मल सेटअप के थ्रू मिली, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अथॉरिटी के थ्रू मिली, और अकाउंटेबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू मिलती है। फ्लो यानी किस तरीके से इसका जो कम्युनिकेशन फ्लो है वो कैसे होता है। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, सिंपल मीनिंग डाउनवर्ड्स का मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर सुपीरियर नीचे सबऑर्डिनेट, तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ अगर कम्युनिकेशन जा रहा है तो वो डाउनवर्ड फ्लो कहलाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हमारी अपने सुपीरियर के प्रति रहती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, एंड अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अगेन अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। जवाबदेही भी हमेशा हमें हमारे टॉप लेवल के लिए जवाबदारी रहती है। सो इन दिस वे डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तीनों का जो ये ब्रीफ नोट है, ये आपको इजीली, इसमें आप सब तरह के आंसर लिख सकते हैं। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए वो भी आप लिख सकते हैं, कंपैरिजन पूछा जाए वो भी लिख सकते हैं, मीनिंग पूछा जाए वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की। इफेक्टिव मैनेजमेंट, किसी भी काम को अगर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करता है, यहाँ पे ये मतलब नहीं हर काम डेलीगेट कर दिया, एक ऐसा रूटीन वर्क जिसे एक सबऑर्डिनेट जो है वो आराम से कर सकता है, और सुपीरियर को भी मालूम है कि ये सबऑर्डिनेट को अगर मैं इनमें से इस सबऑर्डिनेट को मैं अगर मैं काम देता हूँ तो ये इसको अच्छे से कर पाएगा। तो इसको एक इफेक्टिव मैनेजमेंट भी कहते हैं कि काम को करवाना, मैनेज का मतलब ही दूसरे से काम करवाना होता है। सो पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है इफेक्टिव मैनेजमेंट। देन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, जब कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट पे भरोसा दिखाता है और उस भरोसे के चलते उसे कोई काम देता है जो कि वो उसका खुद का होता है, तो इससे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। जो जूनियर है, जो सबॉर्डिनेट है, वो भी कुछ नया सीखता है और उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है अपने फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, 100% बात है, आपको भी अगर कोई आपके टीचर कभी कोई काम सौंप देते हैं कि भाई ये सबसे ज़्यादा समझदार है तो इसको ये मैं काम देता हूँ, तो एक अंदर से अलग ही मोटिवेशन वाली फीलिंग आती है। इसी तरह से एम्प्लॉयज को भी जब उन्हें चुन के कोई काम दिया जाता है सबऑर्डिनेट को, वो मोटिवेटेड फील करता है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है, डेवलपमेंट की वजह से, मोटिवेशन की वजह से किसी एम्प्लॉय को अपने आप को ग्रो करने में भी डेलीगेशन हेल्प करता है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट हायरार्की का ये बेसिस होता है कि एक तरीके से डेलीगेशन जो है वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ ही जाता है। हायरार्की होती है, एक सीक्वेंस होता है, अथॉरिटीज का सीक्वेंस होता है, या हम हायरार्की वर्ड सुनते हैं जो पुराने राजा महाराजा के टाइम पे, ये उसका उत्तराधिकारी, ये उसका उत्तराधिकारी। इसी तरीके से डेलीगेशन एक मैनेजमेंट हायरार्की का भी बेस माना जाता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, ऊपर के जब सारे पॉइंट्स स्मूथली चल रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली बेटर कोऑर्डिनेशन तो होना ही है। एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा के और खुद का दूसरे काम पे ज़्यादा ध्यान देके एक तरह से सबके बीच में कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज वो है डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये इसमें पिक्चर देखिए, एक चीज सेंट्रलाइज है, एक चीज डिसेंट्रलाइज्ड। ध्यान से देखिएगा, देखिए सेंट्रलाइज में वो जो येलो सा बॉल है वो उसी पे सारी पावर जो है वो, जिसे कहेंगे हम, सेंट्रलाइज्ड हो रखी है। यानी उसके जो ऑर्डर जा रहे हैं वो 1 2 3 4 6 लोगों को वो ऑर्डर दे रहा है, यानी ऑर्डर देने का काम सिर्फ एक के ही पास है। तो इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी है वो एक सिंगल पॉइंट पे है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज में आप देखिएगा इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड पावर अथॉरिटी का कोई सिंबल हमको नहीं दिख रहा, यानी हर बॉल जो है वो अपनी तरह में अपने लेवल पे सक्षम है और अपने हिसाब से अपने काम को कर सकती है। तो इसे पिक्चर से अभी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मीनिंग कन्वे हो रहा है। अब हम इसका प्रॉपर मीनिंग देखते हैं। It refers to delegation of authority throughout all the levels of the organization. Decision-making authority is shared with lower levels. That means अथॉरिटी डेलीगेट हो रही है लेकिन सुपीरियर सबऑर्डिनेट की बात नहीं हो रही है जो डेलीगेशन में हो रहा था। यहाँ पे बात हो रही है थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी
अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, नीचे लोअर लेवल तक शेयर किया जा रहा है, किसके द्वारा? टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। तो एक तरीके से ये एक पर्सनल एस्पेक्ट नहीं है, ये एक मैनेजरियल एस्पेक्ट है। एक टॉप मैनेजमेंट लेवल पे ही डिसाइड हो गया है कि अथॉरिटी जो है वो लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए या फिर शेयर कर दी जाए। तो हम कई बार ये भी कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। बस ये ध्यान रखना है, जो डेलीगेशन है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट यानी इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, और डिसेंट्रलाइजेशन है वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल तक अथॉरिटीज को बांट देना है। तो ये एक मैनेजरियल एस्पेक्ट है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंस में डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। टॉप लेवल पे जो काम कर रहा है, उसके बाद जो मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, उसके बाद जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, लोअर लेवल के मैनेजर तक को भी अपने डिसीजंस लेने का पूरा राइट दिया गया है थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसीलिए वहां पे वो सबॉर्डिनेट का मतलब जो मिडिल लेवल में, उसके लिए लोअर लेवल वाला सबॉर्डिनेट है, वो लोअर लेवल वाला मैनेजर भी अपने लेवल पे सजेशंस, आइडियाज, अपना कोई क्रिएटिव मेथड यूज कर सकता है, जिससे सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव डेवलप होता है। नेक्स्ट इज डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। एक लोअर लेवल में जब उसे मालूम है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डिसीजन लेने के लिए फ्री है, तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो स्ट्रांग होती है, और ये स्ट्रांगनेस इसे फ्यूचर मैनेजर बनाने के लिए भी डेवलप कर सकती है। देन क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो स्केलर चेन आपको फॉलो नहीं करना है कि पहले मुझे मिडिल लेवल वाले को पूछना पड़ेगा, फिर मिडिल लेवल वाला टॉप लेवल वाले को पूछेगा, तब जाके मैं कुछ डिसाइड कर पाऊंगा, क्योंकि उसको डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू पूरी पावर दे दी गई है कि किस सिचुएशन में कुछ डिसाइड करना है तो आप ही को करना है। तो इसीलिए डिसीजन जो है वो जल्दी से जल्दी वो ले सकता है। रिलीव टू टॉप मैनेजमेंट, लोअर लेवल तक जब पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो इजीली अपना ध्यान ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट कामों में लगा सकता है। देन फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ऊपर के चारों पॉइंट्स का जो निचोड़ निकल के आएगा, जब ये सारी चीजें स्मूथली चल रही होंगी तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा और एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होगा। बेटर कंट्रोल, सबको अपने अपने दायरे में रह के काम करना है, अपने दायरे में डिसीजन लेने के लिए वो फ्री है, अपने दायरे में सजेशन देने के लिए वो फ्री है। तो उसका रिजल्ट यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बेटर कंट्रोल होता है। सो इन दिस वे डिसेंट्रलाइजेशन के साथ हमारा यूनिट 5 जो है ऑर्गेनाइजिंग का, वो भी खत्म होता है। थैंक यू।